See, this is the first NCERT reading clip for the chapter 18 from 11th book of NCERT, Body Fluids and Circulation. Now this topic is for 2 questions in NEET. You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. तो आपको पता है कि शरीर की हर सेल को न्यूट्रिएंट्स देने होंगे, ऑक्सीजन देना होगा और भी कई सारी एसेंशियल सब्सटेंसेस उसको प्रोवाइड करने पड़ते कंटिन्यूअसली. ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. तो जैसे हर सेल को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी कई सारी चीज़ें देनी होगी, साथ साथ उस सेल्स या टिश्यू से कंटिन्यूअसली वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कई सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंटिन्यूअसली रिमूव्ह भी करना होगा. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की शरीराच्या प्रत्येक सेलला कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स द्यावे लागतात, ऑक्सिजन द्यावं लागतं आणि इतर पदार्थ द्यावे लागतात. सोबतच त्या प्रत्येक सेलला ज्यांना तुम्ही न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सिजन आणि अदर एसेन्शियल सबस्टन्सेस प्रोव्हाइड केले, त्यांच्याकडनं वेस्ट किंवा हार्मफुल सबस्टन्सेस सतत रिमूव्ह करावं लागतात. तेव्हा त्या टिश्यूचं फंक्शनिंग हेल्दी चालतं. इट इज देअरफॉर एसेन्शियल टू हॅव इफिशियंट मेकॅनिझम फॉर मूवमेंट ऑफ दिस सबस्टेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल्स. और इसीलिए इस बात की ज़रूरी महसूस हुई कि एक कोई इफ़िशियंट तकनीक, मैकेनिज़्म, पद्धति होनी चाहिए जो चीज़ों को सप्लाय करे और गंदी चीज़ों को रिमूव्ह करे. आणि म्हणून याची गरज भासली की सतत यूजफुल सबस्टन्सेस प्रत्येक सेलला देणे आणि त्यांच्याकडून हार्मफुल सबस्टन्सेस परत घेणे, याच्यासाठी एक इफिशियंट मेकॅनिझम आवश्यक होतं. कशासाठी? मोमेंट ऑफ द सबस्टन्सेस टू द सेल अँड फ्रॉम द सेल. द डिफरंट group of animals have evolved different methods for this transport. तो अच्छी चीज़ें हर सेल को देने के लिए, वेस्ट या हार्मफुल चीज़ें हर सेल से जमा करने के लिए एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म चाहिए था. तो अलग अलग प्राणियों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए. The simple organism like sponges, that is poriferan, and coelotrates, say hydra, circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. मतलब एनिमल किंगडम में सबसे सिंपल जो 2 फाइला है, पोरीफेरन एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, सिलोन्ट्रेटा एग्जाम्पल सिलोन्ट्रेट्स, दैट इज से हाइड्रा, ये अच्छी चीज़ें सप्लाई और बुरी चीज़ें जमा करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका है. वो करते क्या है? They circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange the substances. मतलब कि उनके इर्द गिर्द जो पानी है, वो पानी उनके अंदर घुस जाता है और उस पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अब उनके अंदर गया, उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और अपनी गंदगी उस पानी में डाल देंगे, जो पानी वापस बाहर जाएगा. दॅट इज अ वॉटर सर्क्युलेशन. म्हणजे पोरीफेरन फॉर एक्झाम्पल स्पॉन्जेस
अँड सिलोन्ट्रेट्स यांच्यामध्ये सर्क्युलेशन कोण करतं? वॉटर. हे काय करतात? हे पाण्यात असतात, म्हणजे ॲक्वॅटिक असतात. तो पाण्यामध्ये न्यूट्रिएंट आणि ऑक्सिजन डिझॉल्ड असतो. तर हे पाणी आतमध्ये घेतात आणि त्या पाण्यासोबत जो न्यूट्रिएंट ऑक्सिजन आला त्यांच्या पटापट सेल घेऊन टाकतात आणि त्यांचं जे मेटाबॉलिक वेस्ट असेल कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर, तर ते वापस त्या वॉटरमध्ये ॲड करतात. ते वॉटर वापस बाहेर चाललं जातं. दिस इज़ वाटर सर्कुलेशन, म्हणजे सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत महसूस अब तक तो नहीं हुई थी. मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल. तो स्पॉन्जेस और सिलोन्ट्रेट्स के बाद इवोल्यूशन के दरमियान जब कॉम्प्लेक्स या डेवलप ऑर्गेनिज्म आने लगे तो उन्होंने तरीका बदल दिया. ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है वो यूज़ करते स्पेशल फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड और लिम्फ विद इन देयर बॉडीज़. अपने अंदर वो ब्लड या लिम्फ जैसे फ्लूइड का करते सर्क्यूलेशन. किस लिए? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सच मटेरियल लाइक यूजफुल अँड हार्मफुल. जसं जसं इव्होल्यूशनमध्ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम येत गेले तर त्यांनी स्पेशल फ्लुइड्स निर्माण केले आणि हे फ्लुइड त्यांच्या बॉडीत सर्क्युलेट होतील, सगळ्या सेल्सला न्यूट्रिएंट ऑक्सिजन एसेन्शियल सबस्टन्सेस देतील आणि सगळ्या सेलकडून जमा करत आणतील द हार्मफुल सबस्टन्सेस. ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लुइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पज़. तो जिस बॉडी फ्लूइड की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशल बॉडी फ्लूइड की, तो सबसे कॉमन बॉडी फ्लूइड है ब्लड और सारे हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन इसका उपयोग करते हैं. अनदर बॉडी फ्लूइड इज लिम्फ, आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस. तो ब्लड एंड लिम्फ आर द सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स. In this chapter, you will learn about composition and properties of blood and lymph. तो प्रस्तुत लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड और लिम्फ इन दो बॉडी फ्लूइड्स का कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टी. लिम्फ माने टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. एंड आल्सो मेकॅनिझम ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ ब्लड इज एक्सप्लेन्ड हिअर इन. तो या चॅप्टरमध्ये कसं सर्क्युलेशन होतं, ब्लड आणि लिम्फ या फ्लुइडच्या काय प्रॉपर्टीज आहे, कंपोजिशन आहे, हे आपण शिकणार आहे. तो अब पहला टाइटल शुरू होने वाला है ब्लड. तो मैं 1-2 मिनट में, भले आप सारे इस चीज़ को जानते, तो मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देता एवरीथिंग अबाउट ब्लड. तो सुनो, ब्लड इज़ अ लिक्विड connective tissue which is a special connective tissue. Oxygenated blood is bright red and deoxygenated blood is purplish red. The blood is mesodermal in origin. Study of blood and related disorder is called hematology. Human body has some 5 to 6 liter of blood, which is 6 to 8% of body weight. The blood is red because of a respiratory pigment which transport the respiratory gases called hemoglobin, which is present in RBC. So because of presence of hemoglobin in RBC, the blood appear red. The hemoglobin is 14 to 17 gram per 100 ml in male and some 12 to 14 gram per 100 ml in female. Blood is such a liquid connective tissue, a special connective tissue which can be donated also. Our blood is slightly alkaline. The pH is 7.4. It is sticky, viscous, salty. अब ये जो ब्लड है
उसके दो हिस्से हम लोग करेंगे. द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, which constitute 55% of whole blood. And in this plasma, the suspended blood cells called corpuscles or formed elements are 45%. मतलब कि हमारा जो ब्लड है उसमें जो लिक्विड पार्ट है उसे प्लाज्मा कहते और उस प्लाज्मा में जो फ्लोटिंग सेल्स है उन्हें कार्पसल्स कहते. प्लाज्मा इज स्लाइटली येलोइश in color. So why blood is then red? So it is because one of the corpuscles called erythrocytes or RBC have hemoglobin that impart the red color to our blood. So see, plasma has 90% water. So what is left? 10%. In 10% there are again two parts. Plasma protein, which is 7%, and other substances, which is 3%. तो सर प्लाझ्मामध्ये 90% पाणी आहे, उरले 10%. मग या 10%मध्ये दोन गोष्टी आल्या, प्लाझ्मा प्रोटीन आणि अदर सबस्टन्सेस, ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक. प्लाझ्मा प्रोटीन 5 प्रकारचे असतात. अल्बुमिन फॉर ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, नीट क्वेश्चन. ग्लोब्युलिन फॉर डिफेन्स म्हणजे अँटीबॉडीज, नीट क्वेश्चन. फायब्रिनोजेन, प्रोथॉम्बिन, clotting agents. So they are responsible for blood clotting. पर हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए. वो तभी क्लॉट होना चाहिए जब ब्लड वेसल रप्चर होगी, ब्लीडिंग होगा. और इसीलिए फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथॉम्बिन आर इनएक्टिव सब्सटेंसेस. दे एक्टिवेट ड्यूरिंग क्लॉटिंग ओनली. एंड फिफ्थ एंड लास्ट, हिपैरिन, विच इज नॅचरल अँटीकोॲग्युलंट, रक्त गोठू देत नाही. तो हिपॅरिन इज ॲक्टिव्ह इन इंटॅक्ट ब्लड व्हेसल अँड फायब्रिनोजेन प्रोथॉम्बिन आर इनॲक्टिव्ह अँड रिव्हर्स ड्युरिंग ब्लीडिंग. हिपॅरिन बिकेम इनॲक्टिव्ह, फाइब्रिनोजेन प्रोथॉम्बिन बिकेम एक्टिव. मतलब जब ब्लड वेसल रप्चर नहीं है उस वक्त क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव और हिपैरिन एक्टिव रहता, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता. और इसके विपरीत होता है जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाती. अब हिपैरिन इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि अब क्लॉटिंग की ज़रूरत है, वो तो एंटीकोएगुलेंट है. और फायब्रिनोजेन प्रोथॉम्बिन अब हो जाएंगे ॲक्टिव. म्हणजे तुम्ही असं म्हणता सर की आपल्या शरीरात जेव्हा ब्लड नॉर्मली सर्क्युलेट होतं तेव्हा फायब्रिनोजेन प्रोथॉम्बिन इनॲक्टिव्ह असतात आणि हिपॅरिन ॲक्टिव्ह असतं, म्हणून रक्त गोठत नाही. पण जर ब्लड व्हेसल रप्चर झाल्या, इंजुरीमुळं ब्लिडिंग सुरू झालं, तर आता हिपॅरिनची तर काही गरज नाही, ते तर अँटीकोॲग्युलंट आहे, तर ते इनॲक्टिव्ह होते आणि फायब्रिनोजेन प्रोथॉम्बिन होतात ॲक्टिव्ह. सो रिमेंबर, क्लॉटिंग फॅक्टर्स आर ऑलवेज इनॲक्टिव्ह इन इंटॅक्ट ब्लड. तो सर हे प्रोटीन झाले. आता अदर्समध्ये काय असतात? सो न्यूट्रियंट्स जैसे शुगर, फॅटी ॲसिड, ग्लिसरॉल, अमिनो ॲसिड, डिसॉल्व्ड गॅसेस जैसे कार्बन डायऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, देन various enzymes, then cholesterol and sulfates, phosphates, sodium, potassium, calcium, magnesium, iodine, that is inorganic substances. ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा हमने बता दिया. अब
आप ऑलरेडी जानते कि कार्पसल आर ऑफ 3 टाइप. सो erythrocyte, red blood corpuscle, they are 5 to 5.5 million per cubic mm. Erythrocytes or RBC are meant for transport of respiratory gases. लंग से शरीर की तरफ 97% ऑक्सीजन ले जाते और सेल से लंग्स की तरफ 25% CO2 ले आना, म्हणजे ऑक्सिजन घेऊन जाणे आणि CO2 आणणे हे काम असतं इरिथ्रोसाइट्सचं. आता ल्युकोसाइट, ज्याला तुम्ही WBC म्हणता, वो रहते 4000 से 9000 पर क्यूबिक mm और इनका काम होता है डिफेंस. और तीसरे है थ्रोम्बोसाइट्स, यांना आपण म्हणतो प्लेटलेट्स. ते 1.5 लाख ते 3.5 लाख असतात पर क्यूबिक mm आणि त्यांचं काम असतं दे इनिशिएट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. तो ही आपण एक इन्फॉर्मेशन पाहून घेतली शॉर्टमध्ये. तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे ह्यूमन ब्लड. ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार रहते. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. आणि हा जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू असतो वो जब सॉलिड है तो उसे बोन कहते, जब सेमी सॉलिड फ्लेक्सिबल है तो कार्टिलेज और जब लिक्विड है तो ब्लड. सो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स. म्हणजे ब्लड ये ऐसा टिश्यू है जिसमें ग्राउंड मटेरियल जो रहता मैट्रिक्स वो लिक्विड रहता. दैट फ्लूइड मैट्रिक्स इज प्लाज्मा एंड उसमें जो सेल्स है दे आर फॉर्म्ड एलिमेंट. तो जैसे ये जो है मैट्रिक्स तो दैट इज अ लिक्विड विच इज प्लाज्मा. और इस प्लाज्मा में जो सेल्स होंगे, टिश्यूमध्ये सेल्स असतात, तो दे आर ब्लड सेल्स. तो ब्लड इज a special connective tissue consisting of fluid matrix called plasma and formed elements म्हणजे कार्पसल्स. सर RBC, WBC, प्लेटलेट दैट इज इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, इनकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को कहते हिमोपोइसिस विच अकर इन बोन मैरो. सो पहला पार्ट हम लोग प्लाज्मा स्टार्ट कर रहे. प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड दैट इज येलोइश, viscous fluid, nearly 55% of whole blood. 90 to 92% of plasma is water and protein contributes 6 to 8% और इसीलिए हमने 7% कहा. फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, अल्बुमिन आर मेजर प्रोटीन. तो आप जानते फाइब्रिनोजेन इज फॉर क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन फॉर डिफेंस, अल्बुमिन फॉर ऑस्मोटिक और ब्लड प्रेशर. इनके अलावा और 2 नाम मैंने बताए, प्रोथ्रोम्बिन अगेन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग एंड हिपैरिन विच इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. सो लेट अस प्रोसीड नाउ. फाइब्रिनोजेन इज नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन. मैच द पेयर में ये क्वेश्चन आता है नीट में. व्हाट इज द रोल ऑफ फाइब्रिनोजेन, अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन? सो फाइब्रिनोजेन इज नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड. ग्लोब्यूलिन प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. नीट क्वेश्चन. अल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर.
Plasma also contains small amount of mineral Na positive, Ca positive, Mg positive, HCO3 negative, that is bicarbonate, Cl negative. It also contains nutrients, glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in plasma as they are always in transit in body. तो सर ग्लुकोज अमिनो ॲसिड लिपिड ॲटसेट्रा आर ऑलवेज प्रेझेंट इन प्लाझ्मा बिकॉज दे आर ऑलवेज इन ट्रान्झिट इन अ बॉडी म्हणजे बघा इंटेस्टाईनमधून हे सगळे पदार्थ ॲब्सॉर्ब होतात आणि प्रत्येक सेलला न्यावे लागतात म्हणून ते असतातच. द फॅक्टर्स फॉर कोॲग्युलेशन ऑर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो प्रेझेंट इन प्लाझ्मा बट इन इनॅक्टिव्ह फॉर्म. अंडरलाईन. तो क्लॉटिंग फॅक्टर जे असतात तर ते असतात नेहमी इनॅक्टिव्ह. नाव प्लाझ्मा विदाउट क्लॉटिंग फॅक्टर इज कॉल्ड सीरम. प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. आई शैल एक्सप्लेन. फर्ज करो कि हमने किसी टेस्ट ट्यूब में 100 ml ब्लड लिया है. अब यदि इस ब्लड से आप निकाल लो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो जो चीज बची दैट इज प्लाज्मा. अब अगर इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटाओगे तो प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड ब्लड सीरम. तो सर प्लाझ्मामधून आपण क्लॉटिंग फॅक्टर काढले तर उरते ब्लड सीरम आणि या सीरममध्ये मग बाकी सगळ्या गोष्टी असतील. अल्बुमिन असेल, ग्लोब्युलिन असेल आणि हिपॅरिनसुद्धा असेल. तो विदाउट क्लॉटिंग फॅक्टर्स, सो दॅट इज कॉल्ड सीरम. So, now plasma is complete. Let us proceed to corpuscles, that is formed elements. Erythrocyte, that is RBC, leukocyte, that is WBC, platelet, that is thrombocyte, are collectively called formed elements. We will see in a figure 18.1. They constitute 45% of whole blood. पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट आरबीसी. तो मी पट तुम्हाला आरबीसी बद्दल माहिती सांगून देतो. तो सुनो. RBCs are circular in a top view. The diameter is 7.2 micrometer. In a side view, they appear dumbbell shape because they are biconcave. ऊपर से भी चपकी है, नीचे से भी चपकी है. तो ये साइड व्यू मतलब जैसे कोई कैरम की गोटी हम लोग साइड से देखते उस प्रकार आप देख रहे उसे. तो सेंट्रल थिकनेस इज 1 माइक्रॉन, पेरिफेरल इज 2 माइक्रॉन. आरबीसी की संख्या रहती है 5 to 5.5 मिलियन. मिलियन म्हणजे दशलक्ष, 10⁶ पर क्यूबिक mm. अब ये जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता. So in RBC, nucleus is absent in all mammal. It is enucleated RBC. म्हणजे सर सगळ्यात सस्तन प्राण्यांच्या आरबीसीमध्ये न्यूक्लियस नसतं म्हणजे त्या इन्यूक्लिएटेड असतात. हे मॅमलचं एक कैरेक्टर है, सिर्फ कैमल को छोड़ के. और इसमें कूट कूट के भरा है हीमोग्लोबिन. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ सकता है. सो एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल रहते
सर 250 मिलियन मॉलिक्यूल म्हणजे 25 करोड़। आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम है। अगर वो ज़्यादा हुई तो पॉलीसाइथेमिया, इससे खून गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। म्हणजे 5-5.5 मिलियनपेक्षा जास्त आरबीसी झाल्या तर रक्त घट्ट होते, ब्लड प्रेशर वाढते, याला पॉलीसाइथेमिया म्हणतात, मोर दॅन नॉर्मल आरबीसी। और अगर 5-5.5 मिलियन से कम हुई तो इट इज सिंपली कॉल्ड इरिथ्रोसाइटोपेनिया, पेनिया म्हणजे डेफिशिएंसी, और एनीमिया, तो उससे खून पतला होता, बीपी लो हो जाता। म्हणजे सर ॲनिमिक लोक जे असतात, ज्यांना इरिथ्रोसाइटोपेनिया असतो, म्हणजे आरबीसी काउंट कमी असतो, त्यांचं रक्त पातळ असतं, त्यांना लो बीपी असतो। करते क्या है आरबीसीज? तो सर आरबीसीज ले जाते ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन ले जाते, 3% प्लाझ्मा ले जाता। म्हणजे 97% ऑक्सिजन आपल्या प्रत्येक सेलला नेते हिमोग्लोबिन म्हणजे आरबीसी, आणि 3% प्लाज्मामधून येतो। और आते समय वो लाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सर किती CO2 आणते? 20 ते 25% फक्त। म्हणजे आरबीसी मधलं हिमोग्लोबिन घेऊन जाते ऑक्सिजन आणि घेऊन जाते ऑक्सिजन आणि परत आणते CO2, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गॅसेस हे त्याचं फंक्शन आहे। आरबीसी 120 दिन सर्वाइव रहते, तो सर 120 दिवसानंतर त्यांचं काय होते? लिवर एंड स्प्लीन में उनका होता है हिमोलिसिस और 2 वेस्ट बनते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो फीकल मैटर के साथ हम लोग फेंक देते, और इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन कहते। तो सर ये जो बाइकॉन्केव शेप है, माने ऊपर से गड्ढा नीचे से गड्ढा, इसका एडवांटेज ये है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, और न्यूक्लियस ना होने का फायदा है, मोर हीमोग्लोबिन कैन बी अकोमोडेटेड। तो अब हम लोग आरबीसी कंप्लीट करते, तो सुनो। इरिथ्रोसाइट और आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड, माने डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अ हेल्दी एडल्ट मैन ऑन एन एवरेज हैव 5 मिलियन to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ द ब्लड। सो किसी हेल्दी व्यक्ति में एवरेज 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी रहती इन 1 mm³ ऑफ द ब्लड। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट। सो प्रौढ़ व्यक्ति में आरबीसी प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो में, और प्रौढ़ व्यक्ति में रेड बोन मैरो कहाँ रहता? तो लॉन्ग बोन्स के एंड्स में रहता। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल एक्सेप्ट कैमल। दे आर बाइकॉन्केव इन शेप, they are red colored, they have red colored iron containing complex protein called hemoglobin। तो सर आरबीसी के अंदर जो कूट कूट के भरा है हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये है क्या? तो सुनो, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो फर्ज करो कि ये अल्फा और ये दूसरी अल्फा, अशा 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन असतात, आणि ये बीटा और ये दूसरी बीटा, तो 2 अल्फा 2 बीटा
4 पॉलिपेप्टाईड चेनपासून बनते हिमोग्लोबिन आणि त्याच्यात आयरनसुद्धा असतं. So they have red colored iron containing complex protein hemoglobin. Hence the color. The color is red and the name erythrocyte. A healthy individual has 12 to 16 gram hemoglobin in every 100 ml of blood. अब देखो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है 100 ml ब्लड में. तो ऐसा नहीं है कि वो 12 से 16 ही ग्राम होना चाहिए. सो डिफरेंट कंट्री, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इस पे वो निर्भर करता है. दीज मॉलिक्यूल माने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2. RBC have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in spleen. Spleen is called graveyard of RBC destruction. तो 120 दिन तक वो जीवित रहती है और बाद में उनका हीमोलिसिस माने ब्रेकडाउन होता है लिवर एंड स्प्लीन में, और स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन. और मैंने आपको बताया कि हमारी 120 दिन के बाद आरबीसी फूटने के बाद बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये वेस्ट बनते हैं जो फीकल मैटर के ज़रिए हम फेंक देते, और इसलिए फीकल मैटर इज येलो. अब WBC दैट इज ल्यूकोसाइट की बात करें. सो बिफोर आई स्टार्ट ल्यूकोसाइट, मैं आपको उसका एक चार्ट बताता टू क्लासीफाई देम. तो सुनो, जितने भी WBC है उनकी टोटल को बोलते टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC, और वो 4000 से 9000 तक रह सकता. WBC दो प्रकार की है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स. तो ग्रैन्युलोसाइट्स 65% ऑफ टोटल WBC, ग्रैन्युलोसाइट 35% ऑफ टोटल WBC. मतलब 10,000 WBC है तो 6,500 ग्रॅन्युलोसाइट है, 3,500 ग्रॅन्युलोसाइट्स आहे. तो सर ग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे ज्यांच्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल आहे. ग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे सायटोप्लाझम प्लेन आहे, त्याच्यात ग्रॅन्युल्स नाही. तो सुनो, ग्रॅन्युलोसाइट्स आर 65% ऑफ WBC. देअर सायटोप्लाझम कंटेन ग्रॅन्युल्स. देअर न्यूक्लियस इज लोब्ड. Agranulocytes are 35% of total WBC. Their cytoplasm do not have granule और उनका न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता. अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट है उसके 3 प्रकार है, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल और इओसिनोफिल एंड बैसोफिल्स. तो न्यूट्रोफाइल 62% पकड़ो, एसिडोफाइल 2% पकड़ो, बैसोफाइल 1% पकड़ो, हो गए 65%. न्यूट्रोफाइल का जो न्यूक्लियस रहता वो मल्टीलोब्ड रहता. एसिडोफाइल का जो न्यूक्लियस रहता वो बाइलोब्ड रहता, और बैसोफिल का ट्विस्टेड और एस शेप रहता. अब एक ग्रैन्युलोसाइट वो 2 प्रकार के हैं, लिम्फोसाइट्स जिनकी वजह से रहती अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमने आपने प्राप्त की अपने जीवन काल में, जो माता पिता से नहीं मिली, वो लिम्फोसाइट की वजह से रहती. एंड मोनोसाइट. मोनोसाइट सबसे बड़े ब्लड सेल्स रहते, 16 to 22 माइक्रोन उनकी साइज रहती. एंड दे आर फैगोसाइट्स. तो सर न्यूट्रोफिल्स भी फॅगोसाइट आहे, ॲसिडोफिल सुद्धा पार्शली फॅगोसाइट असतात, लिम्फोसाइट्सही फॅगोसाइटिक असतात, मोनोसाइट्सही असतात, फक्त बॅसोफिल हे फॅगोसाइटिक नसतात. तो न्यूट्रोफाइल्स आर सोल्जर, दे ॲक्ट ॲज अ फॅगोसाइट,
Acidophile produce antihistamines against allergy. Basophile produces histamine and heparin ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स. लिम्फोसाइट अगेन दो प्रकार के रहते हैं, आप जानते, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट की वजह से ह्यूमोरल इम्यूनिटी रहती या सेल मेडिएटेड, आई एम सॉरी, एंटीबॉडी मेडिएटेड, और टी की वजह से रहती सेलुलर, दैट इज सेल मेडिएटेड. तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. तो लिम्फोसाइट 30% पकड़ो, मोनोसाइट 5% पकड़ो. तो दिस इज अबाउट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स. अगर हम उनको परसेंटेज के हिसाब से लगाए असेंडिंग माने कम से ज़्यादा की तरफ, तो सबसे कम बैसोफिल 0.5 to 1%, फिर एसिडोफाइल 2 to 3%, फिर मोनोसाइट 5%, फिर लिम्फोसाइट 30%, फिर न्यूट्रोफाइल 62%. और अगर हम उनको डिसेंडिंग लगाए तो सगळ्यात जास्त न्यूट्रोफिल, 2 नंबर लिम्फोसाइट, 3 नंबर मोनोसाइट, 4 नंबर एसिडोफिल, सगळ्यात कमी बैसोफिल. तो अब हम लोग ल्यूकोसाइट्स देखेंगे. So leukocytes are also known as white blood cells as they are colorless due to absence of hemoglobin. They are nucleated and are relatively less in number, 6,000 to 8,000 per cubic mm of the blood. Leukocytes are generally short-lived. They do not survive more than a week. We have two main categories of WBCs: granulocyte, agranulocyte. Neutrophile, eosinophile, basophile are different type of granulocytes. Lymphocyte and monocyte are agranulocyte. Neutrophile are most abundant cell, 60 to 65% of the total WBC. Basophile are least, only 0.5 to 1%. Neutrophile and monocyte, underline, are, so monocyte are 6 to 8%, हमने 5% पकड़ा. So neutrophile and monocyte are phagocytic cell which destroy foreign organism entered the body. म्हणजे सर न्यूट्रोफाईल आणि मोनोसाइट जे असतात ते आपले चीफ फॅगोसाइट्स असतात. बॅसोफाईल सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपॅरिन etc. and are involved in inflammatory reaction. अंडरलाइन, विचारतात की बॅसोफिल सिक्रीट हिपॅरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन and they are involved in inflammatory response. एसिडोफिल्स म्हणजे इओसिनोफिल जो 2 से 3% है, रेजिस्ट इन्फेक्शन, अंडरलाइन रेजिस्ट इन्फेक्शन, एंड आर ऑल्सो associated with allergic reaction. तो सर दे रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड दे आर associated with allergic reaction. क्यों? Because they produce antihistamines against allergy. Lymphocytes are 20 to 25% of the 20 to 25%, हमने 30% पकड़ा है, and they are of two type, B and T cells. Both B and T lymphocytes are responsible for इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो बी की वजह से एंटीबॉडी मेडिएटेड, टी की वजह से सेल मेडिएटेड. नाउ लास्ट, प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स
आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट अ स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। तो सुनो, हमारे बोन मैरो में बड़े न्यूक्लियस वाली सेल्स रहती, मेगा लार्ज, कैरियो न्यूक्लियस, साइट सेल। तो बड़े न्यूक्लियस वाली जो सेल्स बोन मैरो में रहती, उसके फूटने से जो फ्रैगमेंट्स बनती, दे आर प्लेटलेट। सो प्लेटलेट्स आर अगेन कलरलेस लाइक WBC, दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन, एंड दे आर इन्यूक्लिएटेड लाइक RBC, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 lakh to 3.5 lakh platelet per cubic mm. Platelet can release variety of substances, most of which are involved in clotting of the blood. अब ये नीट क्वेश्चन है। रिडक्शन इन देयर नंबर लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो क्वेश्चन पूछा था कि किसके कम होने से क्लॉटिंग नहीं होता, तो दैट इज थ्रोम्बोसाइट। तो सर WBC बढ़ गई तो ल्यूकोसाइटोसिस, कम हुई तो ल्यूकोपेनिया, प्लेटलेट बढ़ गई तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हुई तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स आती है। तो नाउ दिस इज एवरीथिंग अबाउट RBC, WBC, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। अब हमें ब्लड ग्रुप्स देखने हैं, पर ब्लड ग्रुप के पहले हम लोग ब्लड क्लॉटिंग देख लेंगे, बिकॉज इट इज अ रिलेटेड टाइटल। सो कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for long time. तो मैं तो इसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहूँगा कि why we will cut ourselves, why we will hurt ourselves. No. तो accidentally suppose doing some job, gardening or etc., there is a injury and cut on the body. So bleeding start, but it do not continue long. Within 2 to 6 minutes the blood clots. Usually the blood stop flowing after some time. Do you know why? Blood shows coagulation or clotting in response to injury or trauma. म्हणजे आपलं रक्त गोठतं जर एखादी इंजुरी झाली किंवा ट्रामा बसला. दिस इज अ मेकॅनिझम टू प्रिव्हेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी. तो कुदरत ने हमें ब्लड क्लॉटिंग ये क्षमता क्यों दी है? ताकि ब्लड क्लॉट होने से ब्लीडिंग स्टॉप होता है और एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता. यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजुरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे कट और इंजुरी हुई थी वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन स्कम माने खपली आती है. It is a clot or coagulum formed mainly of network of threads called fibrins. तो ही जी खपली असते ते इन्सोल्युबल फायब्रिन धाग्यांचं एक जाळं असतं. सो इट इज अ क्लॉट और कोॲग्युलम फॉर्म्ड मेनली बाय नेटवर्क म्हणजे जाळं ऑफ द थ्रेड्स कॉल्ड फायब्रिन, in which the dead and damaged formed elements of the blood are trapped. तो ये जो जाल बनता है फाइब्रिन नाम के धागों का, उसमें मरे हुए और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स RBC, WBC, प्लेटलेट्स इमेज होते हैं, अड़क जाते हैं. फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन. तो ये जो फाइब्रिन नाम के धागे हैं वो बने कहाँ से? तो फाइब्रिनोजेन से बने हैं. फाइब्रिनोजेन कैसा था? इनएक्टिव था. उसे एक्टिव किसने किया? थ्रोम्बिन ने किया. तो हम लोग साइड में लिखेंगे कि फिर ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट दिखेगी. देखो अब तो उन्होंने कहा कि ये जो एक नेटवर्क है धागों का, सो दैट इज फाइब्रिन, और वो बना है फ्रॉम
फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन इज इनएक्टिव and fibrin is active. Fibrinogen is soluble and fibrin is insoluble. पर सर हे फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन जिसने एक नेटवर्क बनाया, ये काम किसने किया? ये काम जिसने किया वो है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन हैज कन्वर्टेड फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। पर ये थ्रोम्बिन कहाँ से आया? तो सी, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। तो आगे पढ़ते हैं। Thrombin in turn is formed from another inactive substance present in plasma called prothrombin. तो आता एवढं आपण कव्हर केलं की फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजेन ड्यू टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया? एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स thrombokinase, enzyme complex thrombokinase is required for above reaction. इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए, कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन के लिए हमें एक चीज़ लगी थी, एक एंजाइम लगा था थ्रोम्बो काइनेज। ये एन्झाईम कॉम्प्लेक्स आहे। तो सर हे जे नेटवर्क होतं फायब्रिनचं, ज्याच्यामध्ये अडकल्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो ये फाइब्रिन आया फ्रॉम फाइब्रिनोजेन ड्यू टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन आया फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन ड्यू टू प्रोथ्रोम्बिनेज। अब आगे, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय a series of linked enzymatic reaction, cascade process। तो ये आराम से जरा सुनो आप, ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है थ्रोम्बोकिनेज, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमैटिक रिएक्शन। म्हणजे एक दो रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन की सीरीज से बना एक कैस्केड। कैस्केड म्हणजे कंबाइन प्रोसेस involving number of factor present in plasma initially in inactive state. An injury or trauma stimulate the platelet in blood to release certain factor called platelet factor or thromboplastin, which activate mechanism of coagulation. Certain factor released by tissue at the site of injury also initiate coagulation. इसे underline करो। Certain factor released by tissue, not present in blood. काही अशा गोष्टी असतात ज्या टिश्यूही देतो, जिकडे इंजुरी झाली तिकडचा टिश्यू. It can also initiate coagulation. Remember, calcium ion Ca dipositive play important role in clotting, also vitamin K. तो अब इस प्रोसेस को हमें देखना है वापिस एक बार। तो उनका कहना है कि जहां भी इंजुरी होगी तो वहां का टिश्यू आल्सो प्लेटलेट्स म्हणजे थ्रोम्बोसाइट्स वो सिक्रीट करते हैं प्लेटलेट फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये प्रोसेस देखो कैसे हुई।
तो जहां भी इंजरी हुई है तो वहां प्लेटलेट ने दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने बनाया थ्रोम्बोकिनेज, थ्रोम्बोकिनेज ने इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को बनाया एक्टिव थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ने इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को बनाया एक्टिव फाइब्रिन, और तब जाके क्लॉटिंग हुआ। और इसके लिए CA डाइपॉजिटिव, विटामिन के एंड फैक्टर 7, 8 एंड 9 आवश्यक रहते। ये हमने देख लिया ब्लड कोएगुलेशन, और अगले क्लिप में हमारी बात होगी अबाउट ब्लड ग्रुप्स इन डिटेल। थैंक यू।